बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियंट सेकेंडरी स्कूल ने आपके लिए वीडियो लेक्चर्स का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसी सिलसिले में मैं आज 6 अगस्त 2020 बरोज़ जुमेरात आपके लिए वीडियो लेक्चर नंबर 19 का आगाज़ करूँगी, जिसमें हम इक़्तिबासात की तशरीह सीखेंगे। वीडियो लेक्चर नंबर 19 के हिस्से अव्वल में हम इक़्तिबास की तशरीह के मराहिल जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन से अहम नुकात हैं कि जिनको हम मद्देनज़र रख कर इक़्तिबास की तशरीह सही अंदाज में कर सकते हैं। इक़्तिबास की तशरीह के मराहिल, सबसे पहले नंबर पर इक़्तिबास होता है जिसकी हमने तशरीह करना होती है। नंबर 2 है हवाला मतन। नंबर 3 ख़त कशीदा अल्फाज के मायनी। नंबर 4 सियाक़ व सबाक। नंबर 5 तशरीह, जो कि ऊपर पैरा होता है उसकी तशरीह हमने करना होती है। नंबर 6 जो कि आखिरी मरहला है, वो महासिल है या जिसे आप अल-मुख्तसर और अल-गर्ज़ भी कहते हैं, वो लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, इक़्तिबास की तशरीह के लिए आपके पाउच में ब्लू निब कट मार्कर जो कि 2.0 और 2.5 होना चाहिए। बच्चों, 2.5 से हम मेन हेडिंग्स लिखते हैं और 2.0 से सब हेडिंग्स लिखी जाती हैं। ब्लू राउंड टिप मार्कर, फिर पेंसिल, स्केल और ब्लू इंक पेन होना चाहिए। पेज के दाएं जाने जो सबसे पहले हेडिंग लिखी जाती है वो है सरगर्मी, जिससे आपने बहुत नफासत से ब्लू निब कट मार्कर से लिखना है और फिर राउंड टिप मार्कर से स्केल की मदद से बहुत खूबसूरती से उसे डबल अंडरलाइन कर लेना है। इसके बाद निचली लाइन पर पेज के सेंटर में इक़्तिबास की तशरीह की हेडिंग देनी है और इससे भी आपने ब्लू राउंड टिप मार्कर से अंडरलाइन कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इक़्तिबास की तशरीह। पेज के दाएं जानिब इक़्तिबास की तशरीह की हेडिंग देनी है और इससे भी बहुत नफासत से आपने अंडरलाइन कर लेना है। बच्चों, इससे निचली लाइन पर ब्लू इंक पेन से वो इक़्तिबास लिखा जाता है जिसकी तशरीह मतलूब होती है। और पेपर में जब हम करने बैठते हैं तो टाइम इतना नहीं होता, इसलिए उस इक़्तिबास की स्टार्टिंग 2-3 वर्ड्स लिख के आगे स्पेस दे के हम उसकी इख्तितामी वर्ड्स लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर हवाला मतन लिखा जाता है। बच्चों, इसे हमने दाएं जाने ब्लू निब कट मार्कर से लिखना है। इसमें सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम आता है जो कि ब्लू इंक पेन से लिखना होता है। अगले मरहले पर ख़त कशीदा अल्फाज के मायने की हेडिंग दी जाती है। बच्चों, ये अल्फाज ऊपर दिए गए इक़्तिबास में ख़त कशीद होते हैं और ये अमूमन 4 होते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझाए गए तमाम मराहिल समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। बच्चों, अल्फाज मायने लिखने के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग बनती है वो है सियाक़ व सबाक। सियाक़ व सबाक में बच्चों सबसे पहले हमने ये लिखना होता है कि ये पैरा जो ज़ेर तशरीह है किस सबक से लिया गया है। फिर मुसन्निफ़ का नाम लिखा जाता है और उर्दू अदब में उनका क्या मुकाम है या उनकी वजह शोहरत क्या है ये लिखा जाता है। ये पॉइंट लिखने के बाद अगला जो मरहला है वो है सबक की सिन्फ़ और मुसन्निफ़ की किस किताब से ये सबक लिया गया है ये लिखा जाता है। इसके बाद मुसन्निफ़ का तर्ज़ तहरीर आता है, यानी उनके लिखने का अंदाज़ कैसा है और उर्दू अदब में बाकियों से उन्हें कैसे मुमताज़ बनाता है। नंबर 4 पर आता है सबक का मरकज़ी ख़याल जो कि 3 से 4 लाइनों में लिखा जाता है। नंबर 5 पर आता है ज़ेर तशरीह इक़्तिबास सबक के किस हिस्से से लिया गया है, मतलब सबक के इब्तदाई हिस्से से, वस्ती या दरमियाने हिस्से से या फिर सबक के इख्तितामी हिस्से से लिया गया है ये लिखा जाता है। अगले मरहले पर बच्चों सियाक़ आता है। सियाक़ का मतलब ये है कि इस पैरा से जो तशरीह तलब पैरा होता है उससे पहले मुसन्निफ़ ने उस सबक में क्या बात कही है और उसके बाद सबाक लिखा जाता है, यानी ज़ेर बहस पैरे के बाद मुसन्निफ़ ने उस सबक में क्या बात की है। बच्चों, ये मरहला इस सरगर्मी का सबसे अहम होता है, यानी तशरीह। इसमें भी चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले ज़मीर गायब का सीगा इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप, मैं, तुम, तू, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी की बजाय वो, उन्हें, उन्होंने, उनका, उससे, उसका वगैरह का सीगा इस्तेमाल किया जाता है।
نیکسٹ جو مرحلہ ہے وہ ہے واوین، یعنی اگر کوئی بات انورٹڈ کاماز میں بیان کی گئی ہے تو انہیں ختم کر کے انڈائریکٹ بات کی جاتی ہے۔ نمبر 3، عبارت میں اگر کسی تلمیح یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو تو اس کی پوری طرح وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ نمبر 4، کوئی مجمل یا مختصر بات کی گئی ہو تو اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی بات مختصراً یا کسی بات کا کوئی حوالہ دیا جا رہا ہو تو اس کی پوری طور پر وضاحت کرنا ہوتی ہے۔ اور پھر بچوں اس کے بعد آتا ہے زمانہ، یعنی زیر تشریح اقتباس میں جو بات کی گئی ہے اس کو زمانہ ماضی میں بیان کیا جاتا ہے۔ اقتباس کی تشریح کا سب سے آخری مرحلہ ہوتا ہے محصل، جسے آپ المختصر اور الغرض بھی کہتے ہیں۔ بچوں اس میں زیر تشریح اقتباس اور سبق کا نچوڑ صرف 2 سے 3 لائنوں میں لکھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اقتباس کی تشریح کے تمام مراحل بخوبی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ہم نیکسٹ انشاءاللہ اقتباس کی تشریح کریں گے اور ان تمام مراحل کو زیر بحث لائیں گے تاکہ آپ کو بخوبی اقتباس کی تشریح کرنا آ جائے اور پیپر کے دوران کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسٹوڈینٹس، اب میں آپ کے سامنے ماڈل کا ایک اقتباس پیش کرنے جا رہی ہوں۔ اس میں اقتباس کی تشریح کے تمام مراحل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اقتباس کی تشریح میں کروں گی تاکہ آپ کو تشریح کرنا بخوبی آ جائے۔ بچوں یہاں میں نے آپ کے لیے سبق علی بخش کا ایک اقتباس لیا ہے جو کہ اس سبق کا 5واں پیرا ہے اور آپ کی بک کے پیج نمبر 89 پر موجود ہے۔ تو پیج کے دائیں جانب سرگرمی کی ہیڈنگ دیں گے اور اس کو انڈر لائن کرنے کے بعد نچلی لائن پر درمیان میں اقتباس کی تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اور اس کو بھی انڈر لائن کرنے کے بعد اس سے نچلی لائن پر دائیں جانب اقتباس کی ہیڈنگ دی، اس کو انڈر لائن کیا۔ بچوں یہاں پر وہ اقتباس لکھا جاتا ہے جس کی تشریح مطلوب ہوتی ہے۔ یہاں میں نے جو پیرا لیا ہے اس کی سٹارٹنگ ورڈز اور اس کے اینڈنگ ورڈز کو لکھیں گے۔ کیوں لکھیں گے ایسا کہ بچوں پیپر میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس پورے پیرے کو لکھیں اور لکھنا ضروری بھی نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کے سٹارٹنگ کے الفاظ کو اور اینڈنگ ورڈز کو لکھتے ہیں۔ جیسے علی بخش کا ذہن بڑی تیزی سے اپنے ڈیش آگے ڈیش ڈال کر ہم سپیس دے دیں گے، انہیں جھنجھوڑنے لگا لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے۔ یہاں پر ہم نے فل سٹاپ ڈالا جسے علامت ختمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے نچلی لائن پر دائیں جانب حوالے متن کی ہیڈنگ دی۔ بچوں یہاں پر سبق کا عنوان بنتا ہے علی بخش اور اس سے نچلی لائن پر مصنف کا نام لکھیں گے قدرت اللہ شہاب۔ اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی یہاں لکھے جاتے ہیں۔ اوپر دیے گئے پیرا میں سے کچھ الفاظ انڈر لائن کیے ہوئے تھے، بچوں ان کے معنی لکھتے ہوئے یہاں میں نے انہیں ایز اے ماڈل آپ کے سامنے پیش کیا۔ نمبر 1 ورڈ جو بنتا ہے وہ ہے مرکز، اس کے معنی وسط، محور۔ نمبر 2 تسکین، اس کا معنی ہے تسلی اور اطمینان۔ نمبر 3 کیفیت، اس کا معنی ہوتا ہے حالت، حقیقت۔ نمبر 4 غالباً، اس کا معنی ہے شاید۔ نمبر 5 طبیعت بحال ہونا، یعنی مرض میں تکلیف میں کمی واقع ہونا۔ بچوں اس کے بعد جو ہیڈنگ بنتی ہے وہ ہے سیاق و سباق۔ تو سیاق و سباق میں ہم سب سے پہلے لکھیں گے زیر تشریح اقتباس سبق علی بخش سے لیا گیا ہے۔ سیاق و سباق میں سب سے پہلے ہم نے لکھا کہ زیر تشریح اقتباس سبق علی بخش سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد بچوں یہاں پر مصنف کا نام اور اردو ادب میں ان کا مقام اور وجہ شہرت کیا ہے وہ لکھیں گے، جس کے مصنف قدرت اللہ شہاب اردو ادب میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ بچوں مصنف کا نام قدرت اللہ شہاب، اس کو بلو نپ کٹ مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ اگلا پوائنٹ بنتا ہے سبق کی صنف اور مصنف کی کس تصنیف سے لیا گیا ہے۔ اس پیرے کے اکارڈنگ ہم لکھیں گے ان کا تحریر کردہ سبق علی بخش ان کی تصنیف شہاب نامہ سے لیا گیا ہے جو کہ صنف ادب کے لحاظ سے آپ بیتی ہے۔ بچوں یہاں پر جو سبق کا نام ہے علی بخش، تصنیف کا نام شہاب نامہ اور صنف ادب آپ بیتی، ان تینوں پوائنٹس کو بلو نپ کٹ مارکر کے ساتھ لکھیں گے۔ اگلا پوائنٹ تھا ہمارے پاس مصنف کا انداز بیاں۔ تو بچوں یہاں پر مصنف کا طرز تحریر لکھیں گے۔ مصنف زبان و بیاں پر مکمل دسترس رکھتے تھے، ان کا اسلوب بیاں سادہ، عام فہم، جاذبیت اور دلکشی لیے ہوئے ہے۔ اور بچوں انداز بیاں یا اسلوب بیاں جو ہے وہ مصنف کے تعارف میں موجود ہوتا ہے سیکنڈ پیرا میں۔
अगला हमारे पास पॉइंट सियाक़ व सबाक़ में बनता था मरकज़ी ख़याल। बच्चों यहाँ पर उस पॉइंट के अकॉर्डिंग इस सबक का मरकज़ी ख़याल लिखेंगे। इस सबक में बताया गया है कि मुसन्निफ़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के दरीना और वफ़ादार मुलाजिम अली बख्श को हुकूमत की तरफ से अता करदा ज़मीन का कब्ज़ा वापस दिलाने की गरज से अपने साथ झंग ले गए और यूँ दौरान सफ़र मुसन्निफ़ ने अली बख्श की ज़ुबानी अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से वाक़फ़ियत हासिल की। नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है ज़ेर तशरीह इक़्तिबास सबक के किस हिस्से से लिया गया है, तो यहाँ पर हम इस पैरा में लिखेंगे ज़ेर तशरीह इक़्तिबास सबक के दरमियानी हिस्से से लिया गया है। आगे इस पैरे के अकॉर्डिंग सियाक़ आएगा जो कि कुछ यूँ है। इस पैरे से पहले मुसन्निफ़ ने बताया है कि अली बख्श खुद ब खुद अल्लामा इकबाल के बारे में बातें करने लग गया और खाने पीने में उनकी पसंद और नापसंद के बारे में बताया। नेक्स्ट इस पैरा के मुताबिक सबाक बनेगा। ज़ेर तशरीह पैरा के बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि अली बख्श अल्लामा इकबाल की वफ़ात के ज़िक्र से उदास हो गया। बच्चों यहाँ पर अब आपने बुक पर भी निगाह रखनी है। मैं इक़्तिबास की एक लाइन या एक जुमला पढ़ती जाऊँगी और उसकी वजाहत भी करूँगी ताकि आपको जुमले की वजाहत करना आ जाए। तो बढ़ते हैं इक़्तिबास की जानिब। अब अली बख्श का जहन बड़ी तेज़ी से अपने मरकज़ के गिर्द घूम रहा है। बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम मौका महल बनाएंगे और उसके बाद इस जुमले की तशरीह करेंगे। जब अली बख्श मुसन्निफ़ के हमरा जंग के लिए रवाना हुआ तो दौरान सफ़र अली बख्श कुछ देर खामोशी के बाद खुद ब खुद अल्लामा इकबाल की बातें छेड़ बैठा। अब उसका दिमाग बड़ी तेज़ी से अपने मालिक की सोचों और ख़यालात के महवर के गिर्द घूमने लगा। इक़्तिबास के आगे है और वो बड़ी सादगी से डॉक्टर साहब की बातें सुनाता जाता है। बच्चों यहाँ पर आपने नोट किया कि इक़्तिबास में फ़ेल हाल इस्तेमाल किया गया है, यानी मौजूदा ज़माने की बात की जा रही है। घूम रहा है, सुनाता जाता है, तो हम तशरीह करते हुए इसको ज़माने माजी में तब्दील कर देंगे। घूमने लगा, सुनाता गया। वो बड़ी सादगी से, बड़ी सादा दिली से उनकी बातें सुनाता गया। आगे देखते हैं इक़्तिबास में उन बातों में किस्सों और कहानियों का रंग नहीं। बच्चों ये एक मुख्तसर सी बात की गई है यहाँ पर, तो हम इसकी वजाहत करेंगे, इसको खोल कर बयान करेंगे। अमूमन ये देखा गया है कि इंसान जब अपने किसी करीबी शख्स के माजी की बात करता है तो उसकी बातों में किसी कहानियों जैसा रंग और अंदाज पाया जाता है, मगर उसकी बातों में, किसकी बातों में? अली बख्श की। तो यहाँ इनडायरेक्ट बात करेंगे थर्ड पर्सन बनकर। उसकी बातों में किसी कहानियों की कोई बात ना थी। इक़्तिबास के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। बल्कि एक नशे की सी कैफियत है। जब तक अली बख्श का ये नशा पूरा नहीं होता गालिबन उसे ज़हनी और रूहानी तस्कीन नहीं मिलती। बच्चों पिछले जुमले की वजाहत करते हुए हमने बताया कि इंसान जब अपने किसी करीबी शख्स के माजी के बारे में बात करता है तो उसकी बातों में किसी कहानियों जैसा रंग पाया जाता है और अंदाज़ पाया जाता है, मगर उसकी बातों में कोई किसी कहानियों की ना तो कोई बात थी और ना ही अंदाज़। अब यहाँ से इस जुमले की वजाहत करेंगे। बल्कि यूँ लग रहा था जैसे उनके बारे में बातें करना उसके लिए एक नशे की तरह था। उस पर उनकी बातें करते करते मदहोशी तारी हो जाती, वो उनके ज़िक्र से महव हो जाता और जब तक उनकी ज़िंदगी के बारे में वो बातें ना करे उसका वो नशा पूरा ना होता और शायद वो ज़िक्र किए बिना ज़हनी और रूहानी सुकून भी ना पाता था। जैसे जैसे वो उनकी बातें करता उसे ज़हनी सुकून हासिल होता था। इक़्तिबास में आगे देखते हैं। साहिब, जब डॉक्टर साहब ने दम दिया है मैं उनके बिल्कुल करीब था। बच्चों इक़्तिबास का ये अगला हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास में दिया गया है, तो तशरीह करते हुए सबसे पहले हम इन कॉमास को ख़त्म करेंगे और इनडायरेक्ट बात करेंगे थर्ड पर्सन बनकर। तो इसकी तशरीह कुछ यूँ बनती है। उसने मज़ीद बताया कि जब डॉक्टर साहब की वफ़ात हुई तो वो उनके बिल्कुल करीब था। इक़्तिबास में आगे देखते हैं। सुबह सवेरे मैंने उन्हें फ्रूट सॉल्ट पिलाया और कहा कि अब आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। इसकी वजाहत कुछ यूँ बनेगी। उसी सुबह उनकी जब तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हुई तो उसने उन्हें बदहज़मी की दवा फ्रूट सॉल्ट पिलाई और उन्हें तसल्ली दी कि अब उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। आगे इक़्तिबास की लाइन देखते हैं। लेकिन ऐन 5:10 पर उनकी आंखों में एक तेज़ तेज़ नीली नीली सी चमक आई और ज़ुबान से अल्लाह ही अल्लाह निकला। इसकी वजाहत कुछ यूँ बनेगी। मगर
ठीक 5:10 पर उनकी आंखों में एक तेज़ नीली सी रोशनी आ गई, बिल्कुल वैसे कि जिस तरह कोई शम्मा बुझने से पहले पूरी तरह भड़क उठती है और फिर हमेशा के लिए बुझ जाती है। डॉक्टर साहिब की भी बिल्कुल ऐसी ही कैफियत थी और उनकी ज़ुबान पर उस वक्त एक ही कलमा जारी था, अल्लाह अल्लाह। आगे देखते हैं इक़्तिबास में। मैंने जल्दी से उनका सर उठाकर अपने सीने पर रख लिया और उन्हें झंझोड़ने लगा, लेकिन वो रुखसत हो गए थे। इसकी वजाहत कुछ यूँ बनेगी। और फिर उसने फ़ौरन आगे बढ़कर उनका सर अपने सीने पर रखा और उन्हें हिलाने लगा, मगर तब तक उनकी रूह इस दुनिया से परवाज़ कर चुकी थी, उनकी वफ़ात हो चुकी थी। बच्चों, यहाँ तक इस इक़्तिबास की तशरीह बनी। अब सबसे आखिरी मरहला है जिसे आप अल-मुख्तसर भी कहते हैं, और इस पैरे का अलगार्ज कुछ यूँ बनता है कि अली बख्श को अपने मालिक के बारे में बातें करना अच्छा लगता और उनकी बातें उसे कल्बी सुकून देती थी। नीज ये कि इकबाल जैसी अजीम हस्ती से वाबस्ता लोग, चाहे वो मुलाजिम ही क्यों ना हो, उनकी कदर करनी चाहिए और उनके काम आना चाहिए। बच्चों, ये तो था सबक अली बख्श का इक़्तिबास और उसकी तशरीह हमने की। उम्मीद है आपको बाखूबी इक़्तिबास की तशरीह मराहिल के साथ समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर नंबर 19 के हिस्से दवम में हम अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 1, जिसका नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, उससे लिए गए एक इक़्तिबास की तशरीह करना सीखेंगे। इसके लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 16 खोल लीजिए। तो बढ़ते हैं सबक इक़्तिबास की जानिब। हिस्सा अव्वल में हमने इक़्तिबास की तशरीह के मराहिल जाने और उसके बाद मैंने आपके सामने मॉडल का एक इक़्तिबास भी पेश किया, ताकि तशरीह के मराहिल के पेश नज़र किसी भी इक़्तिबास की तशरीह को किस तरह से किया जाता है वो आपको बाखूबी आ जाए। उसके बाद सियाक़ व सबाक़ और तशरीह को समझाया आपको, ताकि आपको ख़ुद से तशरीह करना आ जाए। उसके बाद बच्चों, अब मैं आपके सामने एक और इक़्तिबास पेश करने जा रही हूँ, जो कि आपके दरसी किताब के सबक नंबर 1 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद से लिया है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये आपकी किताब के पेज नंबर 16 पर मौजूद है और इस सबक का पैरा नंबर 8 बनता है। तो पेज के दाएं जानिब सरगर्मी की हेडिंग देंगे और उससे निचली लाइन पर इक़्तिबास की तशरीह की हेडिंग दी। उनको अंडरलाइन करने के बाद पेज के दाएं जानिब इक़्तिबास की हेडिंग दी। बच्चों, यहाँ पर उस पैरे के स्टार्टिंग अल्फाज और एंडिंग वर्ड्स को हम लिखेंगे। मिर्ज़ा साहिब की ज़िंदगी आगे हम स्पेस दे देंगे और जहाँ पर ये पैरा एंड होता है उन अल्फाज को यहाँ पर लिख देंगे। कल्बे मुतमइना की दौलत से माला माल थे, और ये आपकी दरसी किताब के पेज नंबर 16 पर पैरा नंबर 8 है। इसका हवाला मतन कुछ यूँ बनता है। सबक का उन्वान मिर्ज़ा मोहम्मद सईद लिखेंगे और मुसन्निफ़ का नाम है शाहिद अहमद देहलवी। उसके बाद हम ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखेंगे। बच्चों, ऊपर दिए गए इक़्तिबास से आपके लिए कुछ अल्फाज मैंने मुंतखब किए, उनके मायने यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले नंबर पर है करूफर, इसका मायनी है शान व शौकत। नंबर 2 ठाट बाट, इसका मायनी है ऐशो इशरत। नंबर 3 मुयस्सर, इसका मायनी है मुहैया होना या दस्तयाब। नंबर 4 पर कल्बे मुतमइना, इसका मायनी है मुतमइन दिल। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस पैरे का सियाक़ व सबाक़ पॉइंट्स की सूरत में बताऊंगी। आपने इन पॉइंट्स को जुमलों की सूरत में मुकम्मल करते हुए पैरा बनाकर यहाँ लिखना है और यूँ आपको ख़ुद से सियाक़ व सबाक़ लिखना आ जाएगा। बढ़ते हैं पॉइंट्स की तरफ। नंबर 1, ज़ेरे तशरीह इक़्तिबास सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद से लिया गया है। पहला जुमला बच्चों यूँ बनेगा और इसको यहाँ पर लिखना है। दूसरा पॉइंट है, इस सबक के मुसन्निफ़ शाहिद अहमद देहलवी हैं, जो कि उर्दू अदब में बेहतरीन खाका-निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। इस पॉइंट को आप यूँ भी लिख सकते हैं, सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के मुसन्निफ़ का नाम शाहिद अहमद देहलवी है, जो कि उर्दू अदब में बेहतरीन खाका-निगार के तौर पर जाने जाते हैं, अहम मुकाम रखते हैं। नंबर 3, ये सबक सिन्फ़े अदब के लिहाज से एक खाका है, जो इनकी तसनीफ़ गंजीना गौहर से लिया गया है। बच्चों, यहाँ पर जो अहम पॉइंट है वो है खाका और गंजीना गौहर, जो इनकी किताब का नाम है। इन दोनों पॉइंट्स को आपने ब्लू निब कट मार्कर से लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है मुसन्निफ़ ज़बान व बयां पर, यहाँ इनका मुसन्निफ़ का तर्ज़ तहरीर आएगा। मुसन्निफ़ ज़बान व बयां पर कामिल अबूर रखते थे।
آپ کا اسلوب بیاں آسان، سادہ اور عام فہم ہے۔ اس کے بعد بچوں سبق کا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، جو کہ سبق کا مرکزی خیال یوں ہوگا: پروفیسر مرزا محمد سعید کی وفات اور ان جیسی صاحب کمال ہستی کا اس دنیا سے خاموشی سے چلے جانا بہت افسوسناک ہے۔ جو قوم اپنے اہل کمال کی پرواہ نہیں کرتی وہ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی، کیونکہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، زیر تشریح اقتباس سبق کے آخری حصے سے لیا گیا ہے۔ اگلا پوائنٹ، اس پیرے سے پہلے بتایا گیا ہے کہ مرزا صاحب کا تمام عمر واحد مشغلہ مطالعہ کتب رہا اور پینشن کا ایک بڑا حصہ کتابیں خریدنے پر صرف ہوتا تھا۔ آخری پوائنٹ، زیر تشریح پیرے کے بعد بتایا گیا کہ ریڈیو پاکستان سے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا اور مرزا صاحب کو شمولیت کی دعوت دی گئی، مگر وہ قطعاً راضی نہ ہوئے۔ بچوں یہ تو تھا اس پیرے کا سیاق و سباق۔ اب ہم بڑھتے ہیں تشریح کی جانب۔ اسٹوڈینٹس، یہ ہے وہ اقتباس کہ جس کی تشریح ہم نے کرنی ہے۔ میں اس اقتباس کی تشریح سمجھا دوں گی اور پھر اس کو آپ نے لکھنا خود ہے، تاکہ کسی بھی پیرے کی وضاحت کس انداز میں کی جاتی ہے آپ بخوبی سیکھ سکیں۔ تو بڑھتے ہیں اقتباس کی جانب۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ بچوں پہلے ہم یہاں پر موقع محل بنائیں گے اور اس کے بعد اس جملے کی وضاحت کی طرف آئیں گے۔ مصنف نے مرزا محمد سعید کی زندگی کو بڑی گہری نظر سے دیکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس پیراگراف میں انہوں نے ان کے طرز رہن سہن کو اجاگر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی زندگی بناوٹ اور ریاکاری سے پاک تھی۔ تمام عمر سادگی میں بسر کر دی، دکھاوا اور نمائش کے قائل نہ تھے اور انہیں یہ سب کچھ پسند بھی نہ تھا۔ آگے پیرا ہے، کروفر یا تھارڈ بار سے کبھی نہ رہے۔ اس کی وضاحت یوں کریں گے، وہ سادہ طبیعت کے مالک تھے، اسی لیے شان و شوکت اور عیش و عشرت سے دور ہی رہتے تھے۔ انہوں نے تمام عمر سادگی کو اپنائے رکھا۔ اگلی لائن ہے، گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہ دیکھی تھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سوتے تھے، کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہ دیکھتے تھے۔ اس کی وضاحت کچھ یوں کریں گے، کہیں آنے جانے کے لیے ان کے پاس اپنی ذاتی کوئی گاڑی تک نہ تھی۔ وہ معدے کے مرض میں مبتلا تھے، اس کو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، انہیں معدے کی بیماری تھی، اسی وجہ سے وہ زیادہ تر پیدل چلتے تھے اور صبح جلدی اٹھتے اور ٹہلنے کے لیے ضرور جاتے تھے۔ ٹہلنا یا چہل قدمی کرنا ان کا معمول تھا۔ تمام عمر ان کا ایک ہی معمول تھا کہ وہ رات کو جلدی سوتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا ایک صحت مند زندگی کا راز ہے۔ انہیں کھیل تماشوں کا بالکل شوق نہ تھا اور نہ کبھی فضول مشاغل انہوں نے اپنائے، اسی لیے وہ سینما اور تھیٹر وغیرہ بھی کبھی نہ گئے۔ اگلا جملہ ہے، اللہ کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا، یعنی خدا کا ان پر خاص کرم تھا کہ انہیں گھر میں ہر طرح کا آرام و سکون مہیا تھا۔ ان کی بیوی بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، ایک دو ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے، یعنی ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کی زوجہ کو بھی ادب سے گہری وابستگی پیدا ہو گئی، خاص دلچسپی پیدا ہو گئی اور ایک آدھ ناول تو ان کا بھی چھپا۔ آگے دیکھتے ہیں، اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعار، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں۔ اس کی وضاحت کچھ یوں کریں گے کہ اللہ کے فضل سے ان کی اولاد بہت نیک اور اطاعت گزار تھی، ان کی فرما بردار بھی تھی۔ ان کی بیوی بھی بہت سگڑ، کفایت شعار اور طریقے سلیقے والی خاتون تھی۔ ان کی پینشن بہت زیادہ تو نہ تھی، مگر کفایت شعاری کی وجہ سے، کفایت شعار ہونے کی وجہ سے، اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں، بڑھاپے میں یا عمر کے آخری حصے میں انہیں کسی چیز کی محتاجی نہ رہی، کسی چیز کی کمی نہ رہی، کسی سے مانگنا نہ پڑتا تھا۔ اگلی لائن ہے، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی، قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ یعنی وہ سادہ غذا کھاتے تھے، پہننے اوڑھنے میں بھی سادگی کو پسند کرتے تھے اور طور طریقے میں بھی بناوٹ اور دکھاوا نہ کرتے، بالکل عام لوگوں کی طرح رہتے تھے۔ غرض زندگی کے تمام معاملات میں سادگی کو اپنا شعار بنایا، اسی وجہ سے کبھی کسی چیز کی کمی یا محتاجی نہ دیکھی۔
सादा फितरत की वजह से दिल के सुकून की दौलत उन्हें मैसर थी। वो कनात पसंद थे, इसी वजह से वो दिली तौर पर पुरसुकून भी रहते थे। बच्चों, ये तो थी इस इक़्तिबास की तशरीह। अब हम इसका महासिल या इसका अल-मुख्तसर या अल-गर्ज़ लिखेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि महासिल यानी अल-मुख्तसर या अल-गर्ज़ में तशरीह के लिए दिए गए पैरा का निचोड़ लिखा जाता है। इस पैराग्राफ से क्या सबक हासिल होता है, क्या दर्स मिलता है, उसको बयान किया जाता है और फिर ओवरऑल उस सबक से हमें क्या नसीहत हासिल होती है, क्या सबक मिलता है, वो लिखा जाता है। इसी के पेश नज़र इस सबक का, इस इक़्तिबास का महासिल कुछ यूँ बनेगा। अल-मुख्तसर ये कि मुसन्निफ़ ने मिर्ज़ा साहिब के सादा तर्ज़ रहन सहन को बयान किया है और बताया है कि उन्होंने एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारी। मिर्ज़ा साहिब जैसी जामे और अलूम शख्सियत की महरूमी का जितना भी कम किया जाए कम है। बहैसियत कौम हमें ऐसे अजीम लोगों की कदर करनी चाहिए। बच्चों, ये तो था आज का इक़्तिबास और उसकी तशरीह। उम्मीद है आपको तशरीह करना अब बखूबी आ गई होगी। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर नंबर 19 में आपने इक़्तिबास की तशरीह करना सीखी। इसी के पेश नज़र आज की डायरी भी तरतीब दी गई है। आपकी दरसी किताब के सबक मुझे मेरे दोस्तों से बच्चाओं से लिए गए पैरे की तशरीह आपने रेडियंट शीट्स पर करनी है और अगर ये शीट्स आपको दस्तयाब ना हों तो अपनी टेस्ट फाइल पर कर लीजिएगा। बच्चों, ये इक़्तिबास आपकी किताब के पेज नंबर 53 पर मौजूद है। पेज नंबर 53 बादले नाखास्ता में उठा और नीचे गया। यहाँ से लेकर अब मेरा कलम तेज़ी से चल रहा था और मैं लिख रहा था। बच्चों, यहाँ तक लिए गए इक़्तिबास की तशरीह आपने करनी है। उम्मीद है आप आज की डायरी अच्छी तरह से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।